गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रैक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। कब दिया था? तो 1977 से 1978 के बीच में इनका यह सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत कब दिया था? 1977 से 1978 के बीच में दिया था। इनका जन्म 1925 में कनाडा में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्बर्ट बंडूरा मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो ये निवासी थे कहाँ के? कनाडा के रहने वाले थे। इन्होंने अमेरिका में कार्य किया। तो मनोविज्ञान के ऊपर इन्होंने कहाँ कार्य किया है? तो मनोविज्ञान के ऊपर इन्होंने अमेरिका में रहते हुए कार्य किया है। इनका मानना था, इनके अनुसार जो सामाजिक अधिगम है वो क्या कहलाता है? तो समाज द्वारा स्वीकार किए जाने व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि जिस व्यवहार को समाज स्वीकार करता है उस व्यवहार को अपनाना, और जिस व्यवहार को समाज स्वीकार नहीं करता है उस व्यवहार को नकारना ही क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके अनुसार जो परिभाषा है। परिभाषा इन्होंने दी है कि व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि इनके बंडूरा ने क्या कहा है। तो बंडूरा के अनुसार है कि व्यक्ति जो है वो अवलोकन के माध्यम से सीखता है, नकल के माध्यम से सीखता है और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से ही एक दूसरे से सीखता है। नेक्स्ट है कि इनके सिद्धांत को जो है ये इनका सिद्धांत किसके बीच की कड़ी माना जाता है? तो इनका सिद्धांत जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है यह व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है किसके बीच की कड़ी माना जाता है? तो ये माना जाता है व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनका यह सिद्धांत ध्यान मतलब मोटिवेशन, स्मृति मतलब अटेंशन और प्रेरणा मतलब मेमोरी तीनों को संयोजित करता है। तो इनका यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। इसलिए अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके सिद्धांत के उपनाम के बारे में। तो इनके सिद्धांत को हम मॉडलिंग थ्योरी, प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, ये इन्होंने 1986 में दिया था। नेक्स्ट है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो ये सारे इनके सिद्धांत के उपनाम हैं। तो जान लेते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले मॉडलिंग थ्योरी, ये नाम कैसे दिया इन्होंने? तो इनका कहना था कि बालक किसी एक को अपना मॉडल समझ लेता है, फिर वो मॉडल या फिर वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को मॉडल समझता है वो व्यक्ति जैसा जैसा व्यवहार करता है बालक भी उससे देखता है और फिर वैसा ही व्यवहार वह खुद भी करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को हम मॉडलिंग थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेक्षणीय अधिगम। प्रेक्षणीय अधिगम मतलब प्रेक्षण के माध्यम से जो सीखा जाए, मतलब समाज में जो वातावरण चल रहा होता है, जैसा वातावरण आपका होगा आप वैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। तो समाज में जैसा वातावरण होता है उस व्यवहार से बालक प्रभावित होता है, तो उसी व्यवहार को बालक सीखता है। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को हम प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रेक्षण के माध्यम से देखकर सीखता है। लोगों को जैसे जैसे व्यवहार करते हुए देखता है वह भी वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को हम प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। तो व्यक्ति कैसे सीखता है? व्यक्ति अपने समाज के द्वारा सीखता है और अपने ज्ञान के द्वारा ही सीखता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके प्रयोग के बारे में। तो इन्होंने तीन लोगों पर प्रयोग किया था। सबसे पहले है जोकर, दूसरा है गुड़िया, तीसरा है बच्चों की टेलीफिल्म। तो जोकर पर कैसे प्रयोग किया था? इन्होंने देखा कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग बातें करते हैं, कैसे कैसे जोक बनाते हैं। तो एक साधारण सा व्यक्ति उसने सारी बातों को ऑब्जर्व किया और फिर उन्हीं सब बातों को एक रंगमंच में जाकर प्रदर्शित कर दिया। तो जब जोकर ने वो सारी उस व्यक्ति ने
सारी बातें उस समाज द्वारा सीखी हुई बातें ही जब रंगमंच पर प्रदर्शित की तो व्यक्ति क्या है, उन बातों को सुनकर लोटपोट हो गया। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, देखा कि जो जोकर है वो भी हमारे समाज की ही देन है। तो जोकर कैसे बना है, जोकर भी हमारे समाज द्वारा ही बना है। हमारे समाज के व्यवहार को देखा उसने और फिर वही व्यवहार जो है उस रंगमंच पर जाकर प्रदर्शित कर दिया। आपने देखा होगा कि एक बालक जो है गुड़िया के साथ में खेलता है, उसे नहलाता है, धुलाता है। अब उसने ये सब कहाँ से सीखा, तो उसने ये सारे व्यवहार अपने समाज के द्वारा ही सीखे हैं। उसकी माँ उसे जैसे नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, तो वही व्यवहार क्या है, गुड़िया के साथ में भी करता है। तो इसीलिए इन्होंने एक गुड़िया पर भी यही प्रयोग किया था। नेक्स्ट है बच्चों की टेलीफिल्म। तो इन्होंने बच्चों की टेलीफिल्म पर भी प्रयोग किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि उस फिल्म को खुद देखा, इसके बाद बच्चों को वह फिल्म दिखाई। अब इस फिल्म में 3 दृश्य बताए गए थे। सबसे पहला बताया गया था सामाजिक मूल्य के बारे में कि व्यक्ति कैसे अपने समाज से सीखता है, कैसे समाज क्या क्या व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो वही व्यवहार क्या है बच्चे भी अपनाते हैं। दूसरा बताया गया था इनके उस फिल्म में बताया गया था प्रेम को, कि व्यक्ति कैसे प्रेम से रहते हैं। और तीसरा बताया गया था हिंसात्मक व्यवहार। तो इन्होंने बच्चों को वो फिल्म दिखाई, फिर इसके बाद यही प्रयोग इन्होंने एक कमरे के अंदर इन सभी बच्चों को रखकर वो प्रयोग किया कि जो बच्चे हिंसात्मक व्यवहार दर्शा रहे थे उन्हें तो इन्होंने पुरस्कार दिया, जो प्रेम से रह रहे थे उन्हें इन्होंने दंडित किया, और जो समाज मूल्य था, समाज द्वारा मूल्य था, उसे क्या किया इन्होंने, उस पर इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इससे निकल कर क्या आया कि बच्चों ने देखा कि हिंसात्मक व्यवहार जो दर्शा रहे उन्हें तो पुरस्कार मिल रहा है, तो क्यों ना इसी व्यवहार को हम भी अपनाएं और हम भी इसी व्यवहार को प्रदर्शित करें। तो इससे इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि मानव मान्य व्यवहार को अपनाता है, मतलब समाज ने उस हिंसात्मक व्यवहार को इस फिल्म में अपनाया। तो इसीलिए समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाना तथा अमान्य व्यवहार को छोड़ना इनके अनुसार ही माना जाता है कि व्यक्ति जो है कैसे व्यवहार को अपनाता है। तो व्यक्ति समाज द्वारा जो व्यवहार होता है, समाज के द्वारा मान्य व्यवहार होता है, समाज द्वारा अपनाया गया व्यवहार होता है, उसे व्यक्ति अपनाता है। और जिस व्यवहार को समाज नहीं अपनाता उस व्यवहार को व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। तो ये इन्होंने इस पर प्रयोग किया था, इन्होंने यही प्रयोग किया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके सिद्धांत के सोपान के बारे में। तो इन्होंने 4 प्रकार के सोपान बताए थे। सबसे पहले है अवधान, दूसरा है स्मृति मतलब धारणा, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, चौथा है पुनर्बलन। तो एक एक के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारे वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहे। तो बात करते हैं यहाँ अवधान की। अवधान या ध्यान क्या कहलाता है? तो अवधान मतलब होता है कि जिसको बालक अपना मॉडल समझता है उसमें सही आकर्षण होना आवश्यक है, यही क्या कहलाता है आपका अवधान या ध्यान कहलाता है। तो जिस बालक जिसे भी अपना मॉडल समझता है उसमें क्या है आकर्षण सही होना चाहिए, तो यही कहलाता है आपका अवधान। दूसरा है स्मृति या धारण। बालक अपना मॉडल समझता है, उसको वह ध्यान से देखता है और फिर उसे अपनी स्मृति में धारण कर लेता है, तो यही आपका स्मृति या धारण कहलाता है। तो बालक अपने मॉडल के व्यवहार को बिंब या प्रतिमान या प्रतिरूप के रूप में स्मृति में रखता है। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण। फिर जो मॉडल उसने अपनी जिस बिंब को या जिस प्रतिमान को या जिस प्रतिरूप को अपने दिमाग में रखा है, जिस प्रतिरूप को अपने दिमाग में रखा है उसे वह पुनः प्रस्तुतिकरण करता है, फिर से वह उसे सामने पेश करता है। आपने देखा होगा कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो टीचर जैसे जैसे व्यवहार करता है, घर में आकर बालक भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता है। तो यही होता है आपका पुनः प्रस्तुतिकरण, मतलब सीखे गए ज्ञान को, सीखे गए व्यवहार को वैसा का वैसा प्रकट कर देना ही क्या कहलाता है
पुनः प्रस्तुतिकरण कहलाता है। चौथा है पुनर्वलन। तो पुनः प्रस्तुतिकरण एक बालक के लिए अपने आप में ही पुनर्वलन होता है। तो पुनर्वलन क्या होता है? एक बालक के लिए जो उसने पुनः प्रस्तुतिकरण की, अगर सभी को वो अच्छी लगी तो वही क्या होता है? इसके लिए पुनर्वलन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके सिद्धांत के मॉडल के बारे में। तो इन्होंने अन्योन्य निर्धारिता मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इस मॉडल में इन्होंने बताया कि सामाजिक वातावरण, संज्ञानात्मक और व्यवहार, कैसे ये सामाजिक वातावरण संज्ञानात्मक से जुड़ा है, संज्ञानात्मक व्यवहार से जुड़ा है और व्यवहार सामाजिक वातावरण से जुड़ा हुआ है। सामाजिक वातावरण जैसा होगा आपके अंदर ज्ञान भी बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर आपका वातावरण बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपके दिमाग में क्या है? वो अच्छी बातें आएंगी। और अगर आपका सामाजिक वातावरण बेकार है, मतलब कि गाली गलौज वाला है या शराब और आप पीता कोई, तो आपके दिमाग में भी वही आएगा, वही गंदे गंदे विचार आएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपका सामाजिक वातावरण जैसा होगा आपका ज्ञान भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यहाँ सामाजिक वातावरण क्या है? संज्ञानात्मक से जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका ज्ञान जैसा होगा तो आप अपने सामाजिक वातावरण को भी वैसा ही बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ सामाजिक वातावरण संज्ञानात्मक से जुड़ा हुआ है और संज्ञानात्मक सामाजिक वातावरण से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार संज्ञानात्मक व्यवहार से जुड़ा हुआ है, मतलब आपका ज्ञान जैसा होगा आप अपना व्यवहार भी वैसा ही प्रदर्शित करेंगे। और अगर आपका व्यवहार जैसा होगा तो आपके ज्ञान का पता चलता है इससे कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपका ज्ञान अच्छा है। आपके व्यवहार से ही आपका ज्ञान पता चलता है और आपके ज्ञान से आपका व्यवहार पता चलता है। तो यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा है व्यवहार। अब अगर आपका व्यवहार अच्छा है मतलब लोग समझेंगे कि आपका वातावरण बहुत अच्छा है, और अगर आपका वातावरण बहुत अच्छा है मतलब कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि अन्योन्य निर्धारिता मॉडल, मतलब कि एक दूसरे पर जो निर्भर होते हैं वही होता है आपका अन्योन्य निर्धारिता। तो ये मॉडल किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया। कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में देखते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है कि 1986 ईस्वी में इन्होंने पियाजे से प्रभावित होकर अपने सिद्धांत में संशोधन किया और सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से पुनः प्रकाशित किया। तो इन्होंने जो सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत दिया वो किससे प्रभावित होकर दिया है? तो ये दिया है इन्होंने पियाजे से प्रभावित होकर। कब दिया है? 1986 में। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनको प्रेरकीय अधिगम व्यवहार के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो अल्बर्ट बंडूरा जी को ही हम प्रेरकीय अधिगम व्यवहार के प्रवर्तक के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बंडूरा ने जो कारक बताए हैं वो कितने कारक बताए हैं? तो इन्होंने 5 प्रकार के कारक बताए हैं। पहला है अभिप्रेरणा, कि व्यक्ति जो है अपने समाज से ही अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है कि उसे अब आगे क्या करना है। दूसरा है स्वनियंत्रण, फिर इसके बाद वह स्वयं पर नियंत्रण रखता है, मतलब समाज द्वारा जो व्यवहार देखता है, जिस व्यवहार को देखता है फिर वह सोचता है कि इस व्यवहार पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। तीसरा है स्वविवेक, फिर इसके बाद वो क्या करता है? अपने विवेक के द्वारा ही किसी कार्य को करता है। स्वनिर्णय, मतलब कि वह स्वयं के निर्णय भी कहाँ से सीखता है लेना? तो वो समाज के द्वारा ही सीखता है कि समाज कैसे अपने निर्णय खुद ले लेता है। तो वह देख कर वो खुद भी सीख जाता है कि अब हमें भी अपने निर्णय कैसे लेना चाहिए। स्व अनुक्रिया, फिर वह स्वयं अनुक्रिया देने लगता है किसी व्यवहार की। तो यहाँ हमने जाना इनके कारक के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षिक महत्व की। तो इनके सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? तो सबसे पहला है कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद होता है, सामाजिक अधिगमवाद है। तो अगर बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत को ही माना जाता है। नेक्स्ट है कि यदि बच्चों के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है तो उस बालक में वांछित गुणों का विकास किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आप बच्चों के सामने अच्छे व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं तो
आपको भी अच्छा व्यवहार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण है। तो इस सिद्धांत का जो आधार है वो अनुकरण को ही माना जाता है कि व्यक्ति जैसे जैसे देखता है वैसे ही अनुकरण करता है, वैसा ही सीखता है। नेक्स्ट है बच्चे के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। कि इनका मानना है कि बच्चे के सामने हमेशा आदर्श मॉडल ही प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब अच्छा मॉडल ही प्रस्तुत, अच्छा बनने की कोशिश ही करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों के सामने बुरे व्यवहार अनैतिक मॉडल से बचाना चाहिए, मतलब बच्चों के सामने कोई बुरा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए, ना ही अनैतिक मॉडल को प्रस्तुत करना चाहिए, अनैतिक बातें करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में। तो इनके सिद्धांत की जो उपयोगिता है वो है मान्य गुणों के ग्रहण पर बल। इनका सिद्धांत मानता है कि मान्य गुणों के ग्रहण पर बच्चे पर बल देना चाहिए, कि जो समाज द्वारा मान्य व्यवहार है उसे बच्चे ग्रहण करें, उस पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक एवं अभिभावकों, मतलब कि इनका सिद्धांत की जो उपयोगिता है वो शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए ही है, कि शिक्षक जैसे जैसा व्यवहार करता है एक स्टूडेंट वैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार जैसे माता पिता व्यवहार करते हैं वैसे ही उनके बच्चे भी व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है प्रेक्षणीय व्यवहार, बालक जैसे जैसे देखता है वह वैसा ही सीखता है, तो ये भी इनके सिद्धांत की उपयोगिता है। नेक्स्ट है आदर्श व्यवहार। आदर्श व्यवहार मतलब कि इनके सिद्धांत की उपयोगिता है कि व्यक्ति को हमेशा आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष है कि इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह पता नहीं होता कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान को प्रस्तुत करना चाहिए। तो इनका मानना है, इनके सिद्धांत का जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि बच्चों को ये पता नहीं होता कि बच्चों को क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, इसलिए हमेशा पेरेंट्स को, माता पिता को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद।